गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ISPCS हिंदी। UKPSC 2024 के लिए हमने जो सीरीज चला रखी है जिसमें आज का लेक्चर कंप्लीट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित है। दोस्तों, इस क्लास में हमने वो सभी कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें हैं जिन कंसेप्ट को या जिन फैक्ट को बार बार एग्जामिनर पूछता है या आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्यावरण की। सबसे पहले देखेंगे जो पर्यावरण ये क्या होता है। तो दोस्तों, पर्यावरण में वह सभी तत्व आते हैं, चाहे वो आपके जैविक हो चाहे वो अजैविक हो। दोस्तों, जैविक जो तत्व होते हैं वो सब तत्व होते हैं जिनमें प्राण वायु होती है, जैसे आपके पौधे, पेड़, जीव जंतु। और दूसरा होता है आपका अजैविक, जिसको कहते हैं अबायोटिक। इसमें वो सभी तत्व आते हैं जिसमें प्राण वायु नहीं होती, जैसे आपका जल, जैसे आपका तापमान, पर्वत, हवा, इस तरीके की चीज़ आती है। जब हम जैविक और अजैविक दोनों अवयवों का मिश्रण करते हैं तो उसे हम कहते हैं पर्यावरण। जो पृथ्वी और उस पर रहने वाले जैविक तत्वों को घेरे होते हैं, जो हमारे जैविक तत्व हैं जिसमें हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु हैं, इन सबको घेरे होते हैं, उस ऐसी संरचना को जिसमें जैविक और अजैविक दोनों तत्वों का सम्मिश्रण होता है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो दोस्तों, पर्यावरण के जो है 3 घटक होते हैं। जो पर्यावरण होती है उसके 3 घटक होते हैं। पहला होता है भौतिक, दूसरा होता है जैविक और तीसरा होता है ऊर्जा संघटक। दोस्तों, भौतिक में ये सब आते हैं जो भी हमने बात की थी, जो एबायोटिक होते हैं, जो एबायोटिक होते हैं, जैसे आपके होते हैं ताप, हवा, पानी आदि। और जैविक में आते हैं आपके जिसमें प्राण वायु होती है। और ऊर्जा संगठन में आते हैं आपके जैसे आपकी जो ऊर्जा बनती है, जैसे आपकी पवन ऊर्जा बनती है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है भौतिक संघटक। तो देखते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले थल आता है, फिर आपकी वायु आती है, फिर आपका जल आता है। और जो जैविक संघटक होते हैं इसमें शामिल होता है जीवित प्राणी एवं पादप सम्मिलित होते हैं। यानी वही जो मैंने आपको बताया था कि जिस भी वस्तु में या जिस भी व्यक्ति में प्राण वायु होती है वो सब जैविक में आते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ऊर्जा संघटक की। इसमें आते हैं आपके सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि इसमें शामिल होते हैं। अब आगे देखते हैं जो हमारा जैव मंडल होता है। जो हमारा जैव मंडल होता है ये क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पृथ्वी, जल और वायुमंडल का वह भाग जिसके भीतर छोटे छोटे पारितंत्र कार्य करते हैं उसे हम जैव मंडल कहते हैं। अब इसने कहा गया है कि इसमें पृथ्वी, जल और वायु, पृथ्वी का वह क्षेत्र जिस पर हमें जीवन देखने को मिलता है, जल का वह भाग यानी उतनी गहराई, ये जल आपका, इसमें मान लो जो आपकी फिश है, जो आपकी मछली है, ये यहाँ तक पाई जाती है और ये गहरा इतना है, तो मात्र इसमें से इतना पार्ट लेंगे, तो मात्र इसमें से इतना पार्ट लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं हम वायुमंडल की। ये आपका है वायुमंडल। अब वायुमंडल में क्या है, ये आपकी पृथ्वी हो गई। ठीक, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। 1 मिनट रुकिए, अभी आपको समझाता हूँ तीनों चीज़ें कि जो हमारा जैव मंडल है कैसा होता है। 1 मिनट रुकिए, अभी आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। चलिए समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये है आपकी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है। ठीक, ये आपकी पृथ्वी है। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता आपका जल, ये है जल। ठीक, ये पृथ्वी है जल। और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, जैसे ही हम ऊपर जाते हैं, ये आपकी होती है वायु, ये आपकी होती है वायु, ये है आपकी वायु। तो हमने क्या करा,
पृथ्वी यानी स्थलमंडल, स्थल मंडल। वायु यानी वायु मंडल। जल यानी जल मंडल। अब दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है इसका वह भाग जहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, और जल का वह भाग जहाँ तक आपको वनस्पति और मछलियाँ पाई जाती है। और वायुमंडल में वो वाला वायुमंडल जहाँ पर आपको क्या है, पक्षी, गैस, धूल, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन, इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं वहाँ तक का। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का, जल का और वायु का वह भाग जहाँ पर जीवन संभव है, जहाँ पर आपको सभी चीज़ें प्राप्त होती है जीवन के लिए, उसको हम कहते हैं जैव मंडल, उसको कहते हैं हम जैव मंडल। चलिए आगे देखते हैं हम। अब बात करते हैं हम आगे पारिस्थितिकी, जिसको कहते हैं इकोलॉजी। तो दोस्तों पर्यावरण व जीवों के बीच पारस्परिक क्रियाओं के अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। जब पर्यावरण और जो जीव हैं इनके बीच क्या है, पारस्परिक क्रिया होती है, तो ऐसी कंडीशन को हम इकोलॉजी कहते हैं। जो दोस्तों आपका इकोलॉजी शब्द है जिसको पारिस्थितिकी कहा गया है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अगर आपसे पूछ ले जाए कि जो आपका पारिस्थितिकी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों इसका प्रयोग किया था हैकल ने, और ये किया था 1869 में। कब किया था? 1869 में हैकल ने किया था। अब आगे बात करते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र की। तो दोस्तों इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है, इस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, तो ये किया था टांसले ने। तो ये किया था टांसले ने, और ये किया था कब? 1945 में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इकोलॉजी है या जो पारिस्थितिकी है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों ये किया था हैकेल ने। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये किया था टांसले ने। तो किसने किया था दोस्तों? टांसले ने। किसी क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों के बीच पारस्परिक अंतर संबंध को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसको कहते हैं इकोसिस्टम। तो क्या होता है दोस्तों, कोई भी ऐसा क्षेत्र, ये एक क्षेत्र है जहाँ पर कि आपको भौतिक पर्यावरण दिखता हो। भौतिक पर्यावरण यानी जहाँ पर आपको जीव जंतु के साथ साथ वायु, जल सब कुछ साथ दिखता हो, और ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे और जो ये सब है जो आपके भौतिक है और साथ में जो जीव है इनके बीच जब अंतर संबंध होता है तो ऐसी कंडीशन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे बात करते हैं जो आपका इकोसिस्टम है, इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं। तो पहला इसका घटक होता है जैविक, तो पहला होता है इसका जैविक, और दूसरा होता है अजैविक, जिसकी बातें हमने ऊपर की थी। तो जो जैविक तत्व होते हैं, जो जैविक घटक होते हैं, इसके अंतर्गत क्या है, आपके उत्पादक आते हैं। उत्पादक वो होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को बनाते हैं। उपभोक्ता दूसरे नंबर पर आते हैं। तो दोस्तों उपभोक्ता वो आते हैं जो खाते हैं, और उसके बाद आते हैं अब घटक, जिसको कहते हैं डीकम्पोजर। यानी जब क्या होता है, जैसे ये पेड़ है, ये आपका पेड़ है, ठीक, ये आपका पेड़ है, इसको खाया किसने? इसको खाया मानो ये है खरगोश। तो इसको खाया खरगोश ने। जब खरगोश मर जाएगी तो क्या होगा, उसको क्या है, दफना दिया जाएगा। तो उसको क्या है, जब वो दफना जाएगा तो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीड़े होते हैं वो उसको खा जाते हैं। इस कंडीशन को कहते हैं अब घटक डीकम्पोजर। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे यहाँ तक। अब आगे देखते हैं। जबकि अजैविक जो घटक है, इसके अंतर्गत क्या आता है, आपका प्रकाश आता है, आपकी वर्षा आती है, आपका तापमान आते हैं। और ये सब कैसे हैं, तो दोस्तों ये सब भौतिक कारक है। ये क्या है सब, ये भौतिक कारक है। अब आगे बात करते हैं हम आहार श्रृंखला की, जिसको हम कहते हैं, जिसको कहते हैं फूड चैन। ये आपकी फूड चैन है। और जो आहार जाल होते हैं इसको कहते हैं फूड ट्रैप। इसको कहते हैं फूड ट्रैप, और ये होती है आपकी फूड चैन। ये होती है आपकी फूड चैन। चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे
आहार श्रृंखला की, जिसको कहते हैं फूड चेन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो आपके जीवधारी होते हैं उनके बीच क्या है, एक विशेष क्रम होता है। इसमें क्रम इस प्रकार होता है कि जीवधारी खाद्य के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसके तहत खाद्य ऊर्जा का जो प्रवाह एक दिशा में होता है। एक दिशा में कैसे होता है बताता हूँ। जैसे कि ये एक दिशा में ऐसा होगा, ठीक, ये आ गया आपका पेड़, ये आ गया आपका खरगोश, ये आ गई आपकी लोमड़ी, ये आ गई आपकी लोमड़ी, और ये आ गया आपका शेर। तो देखो दोस्तों, जो ऊर्जा का फ्लो है, जो हाँ भाई एनर्जी है, ये एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि जो पेड़ है इसको खा गई खरगोश, और खरगोश को जो खा गया, खरगोश को खा गया कौन, लोमड़ी। और ऐसा नहीं हो रहा कि लोमड़ी को जो है, लोमड़ी जो है वो शेर को खा गया, नहीं, शेर लोमड़ी को खाएगा। तो देखो इस तरीके चल रहे हैं। जो खरगोश है ये खा रही है पेड़ को, मतलब पेड़ मतलब पौधा, जो छोटा पौधा होता है, जो घास होती है। खरगोश को खा रही है लोमड़ी, और लोमड़ी को खा रहा है शेर, इस तरीके से। चलिए इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। एक मिनट रुकिए, जस्ट मिनट। देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका पेड़ पौधा, ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 1। दूसरा आपको हो गया खरगोश, दूसरा आपको हो गया खरगोश, ठीक, जो खाएगा पेड़ को, ये खाएगा पेड़ को, ये खाएगा पेड़ को। उसके बाद आपका आएगा लोमड़ी, ये हो गया आपकी लोमड़ी, लोमड़ी खाएगी इसको। और फिर सबसे एंड में जो ट्रॉपिक लेवल है, इसमें मैक्सिमम 4 हो सकता है। तो जो टॉप पर होता है ट्रॉपिक लेवल के, ये आपका आएगा जो मांसाहारी, जो पूर्ण रूप से मांसाहारी हो, तो फिर आएगा आपका शेर, और लोमड़ी को खाएगा शेर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है, जो एनर्जी एक फ्लो में चलती है, या तो इस डायरेक्शन में चलेगी या फिर ये इस डायरेक्शन में चलेगी। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी है, एनर्जी जो है, जैसे ये 1000 यूनिट है, तो ये आगे ट्रांसफर जो होगी मात्र 10% होगी, यानी 100 होगी। और 100 का आगे कितना परसेंट होगा, ये 10 होगा, और 10 का आगे 1। इसीलिए कहते हैं कि जो ट्रॉपिक लेवल है किसी भी खास श्रृंखला का, ये मात्र 4 लेवल तक हो सकता है, ये केवल 4 लेवल तक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखते हैं आगे। जो खास श्रृंखला है ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी ग्रेजिंग श्रृंखला, और दूसरी होती है आपकी अपफ्रंट खाद्य श्रृंखला। अब चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड्स, जो आपके इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों जो आपके पिरामिड है, इसकी संकल्पना दी थी चार्ल्स एल्टन ने। तो किसने दी थी इसकी संकल्पना, ये दी थी चार्ल्स एल्टन ने। और दोस्तों ये कब दी थी, ये दी थी 1927 में। तो कब दी थी ये दी थी 1927 में। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में प्राथमिक उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की संख्या, जीव भार तथा संचित ऊर्जा में परस्पर संबंधी पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका जीव संख्या वाला, दूसरा होता है आपका जीव भार वाला, और तीसरा होता है आपका संचित ऊर्जा का पिरामिड। चलिए अब देखते हैं जो आपका इकोलॉजी सिस्टम होता है, जो आपका इकोसिस्टम होता है, इसके जो प्रकार हैं, आपके पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि इसके प्रकार कितने, 2। इसके 2 प्रकार होते हैं। तो पहला आपका होता है, ये होता है स्थलीय, और जो आपका दूसरा होता है, तो दोस्तों दूसरा होता है आपका जलीय। पहला होता है आपका स्थलीय और दूसरा होता है आपका जलीय। जो आपका जलीय परितंत्र है, ये क्या, मीठे जल तथा खारे जल का 2 प्रकार का हो सकता है। जल में क्या है, 2 प्रकार का होता है, क्योंकि जल जो है या तो मीठा हो सकता है या फिर खारा हो सकता है। जो हमारा स्थलीय परितंत्र है, इसमें केवल क्या होता है, ऊर्जा का 10% हस्तांतर होता है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर। जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि जो ट्रॉपिक लेवल है, जो हमारा ट्रॉपिक लेवल है,
यानी जो हमारा पोषण स्तर है इसमें क्या मात्र 10% ही ऊर्जा आगे ट्रांसफ़र होती है। और ये जो रूल है ये बताया था आपके लिंडेमैन ने। किसने? लिंडेमान ने, या कहीं पे लिखा होता है लिंडमैन, कहीं पे लिंडमैन भी लिखा होता है। तो दोस्तों जो आपके ऊर्जा का 10% का नियम है ये दिया था लिंडेमैन ने या लिंडमैन ने। चलिए अब आगे देखते हैं। जो इकोलॉजी, जो आपका इकोलॉजी सिस्टम है, इसमें जो संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या होता है, स्वयं संचालित प्रणाली को हम कहते हैं होमियोस्टेसिस। तो दोस्तों इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस, इसको कहते हैं होमियोस्टेसिस। इसमें क्या होता है, ये जो संतुलन है इसको बनाने के लिए ये स्वयं ही संचालित होती रहती है। अब आगे देखते हैं हम प्रदूषण, जिसको कहते हैं पोल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं पोल्यूशन। जो हमारा प्रदूषण है ये 3 प्रकार से हो सकता है, मतलब 3 से ज़्यादा होता है, लेकिन जो मूलतः माना जाता है ये 3 ही माना जाता है। पहला आपका वायु, दूसरा आपका जल और तीसरा होता है आपका भूमि का। जिसमें क्या है, भूमि के जो भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, साथ में औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक होते हैं, इन्हें कहते हैं हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसी कंडीशन कहते हैं पोल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो हमारे जैविक गुण होते हैं उनमें क्या होता है, अनचाहा परिवर्तन आने लग जाता है, जिससे मनुष्य और जो भी जीवधारी हैं उनकी जीवन शैली, उनकी संस्कृति, उनका रहना सहना सभी पर क्या है, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाता है। और ऐसी कंडीशन को ही हम कहते हैं पोल्यूशन, प्रदूषण कहते हैं। अब देखते हैं आगे, अनिम्नीकरणीय प्रदूषण, जिसको कहते हैं शॉर्ट में NDP, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेट्स। जैसे इसमें होता है आपका एल्यूमिनियम के बर्तन, पारे के यौगिक, DDT, साथ में कांच या आर्सेनिक तथा प्लास्टिक, और होता है आपका सूक्ष्मजीवी द्वारा अवघटित नहीं होते। ये क्या होते हैं दोस्तों, क्या होता है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जितने भी हमारे क्या होते हैं, जो सूक्ष्मजीवी अवघटित होते हैं, जो अवघटक होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको मिट्टी में मिला देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जैसे आपके एल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं, पारे के यौगिक होते हैं, ये जो DDT होता है या कांच होता है, या फिर आपका आर्सेनिक या प्लास्टिक होता है, ये ऐसी चीज़ होती हैं कि इनको क्या है, जो अवघटित होते हैं, जो सूक्ष्मजीवी होते हैं, वो इनको अवघटित नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो पोल्यूटेट है ये वातावरण में रहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे मनुष्य के जीवन पर एक अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है, जिससे उसको अत्यधिक बीमारी होने लग जाती है और जल्दी मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा देखते हैं हम जैविक निम्नीकरणीय प्रदूषक, जिसमें आपका आता है बायो डिग्रेडेबल पोल्यूटेट। तो दोस्तों इसमें कौन कौन आता है, इसमें आता है आपका जैसे घरेलू बहित मल, कपड़ा, कागज़, कूड़ा करकट आदि क्या होते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित कर दिए जाते हैं, कंपोज कर दिया जाता है। तो आपका जो ये होता है NDP, नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेट। तो दोस्तों ये ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनको क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कंपोज नहीं किया जाता। लेकिन जो आपके निम्नीकरणीय प्रदूषक होते हैं, बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनको क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कंपोज कर लिया जाता है। तो यानी हम कह सकते हैं हमारे वातावरण के लिए जो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेट अच्छे हैं और नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेट अच्छे नहीं होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम वायु प्रदूषण की। सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण की। तो दोस्तों वायु प्रदूषण क्या है, जब आपकी जो वायु है उसमें इस प्रकार के तत्व आ जाए जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे न हो, या फिर हमारे वातावरण में उनके जो
तत्व है वो अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या वायु प्रदूषित हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को ही हम वायु प्रदूषण कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जिन अवांछनीय तत्वों से वायु प्रदूषित होती है उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। बड़े शहरों में 60% वायु जो प्रदूषण है ये किस किस से होता है? तो दोस्तों ये होता है कार से, ट्रक से, स्कूटर आदि से होता है। और इससे क्या होता है, क्योंकि इनमें क्या है जो दहन इंजन के कारण होता है, क्योंकि इसमें क्या है सीएनजी डली होती है, ठीक है, पेट्रोल डला होता है, और क्या होता है दोस्तों इसमें होता है आपका डीजल होता है, जिससे क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलते हैं, और साथ में क्या है हाइड्रोकार्बन निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए अत्यधिक हानिकारक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो लगभग 77.2% होता है। दूसरे नंबर पर आपको होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो 7.7% होता है, और जो तीसरे नंबर पर होता है ये आपको होता है हाइड्रोकार्बन, जो 13.7% होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल की बूंदे के रूप में क्या है पृथ्वी पर पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं हम क्या कहते हैं अम्ल वर्षा, जिसको एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन में क्या क्या होता है आपका? एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा आपका होता है नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों जब सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जो है बूंदों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं एसिड रेन। इसके जो सूचक होते हैं, कैसे पता चलता है कि जो वर्षा है ये एसिड रेन है? तो इसके सूचक होते हैं, पहला आपको होता है यूसनिया, दूसरा होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों एक तो इसको होता है यूसनिया, दूसरा होता है सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडल में ओजोन की परत हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको कहते हैं हम शॉर्ट में CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जो है ओजोन की परत नष्ट हो जाती है, जिससे क्या है ओजोन में है छेद हो गया, ओजोन होल हो गया। ये हुआ आपका कहाँ पे? ये हुआ आपका आर्कटिक पे, ये आपका हुआ है, माफ कीजिएगा, ये हुआ आपका अंटार्कटिका पे, ये आपका हुआ है अंटार्कटिका पे हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता के कारण वायुमंडल में एक मोटा आवरण बन गया है, जो पृथ्वी से वापस लौटने वाली ऊष्मा को रोकता है। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा है, और इस कंडीशन को कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि जो है ग्रीन हाउस गैसेस के मुख्य स्रोत है या मुख्य अपघटक है। तो दोस्तों क्या होता है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा सूर्य है, और ये हमारी हमारी पृथ्वी है, और ये है सूर्य है। तो इसकी जो किरण आती है, इसकी जो पैराबैंगनी किरण आती है, ये पृथ्वी पर टकराती है, ये पृथ्वी से टकराती है, और जो ये वापस से आती है। तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसको रोक लेता है, ठीक, ये रुक जाता है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होने लग जाता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। और जिसके लिए जो मुख्य गैसें हैं, जो मुख्य कारी यानी कह सकते हैं ऐसी गैसें जिसकी वजह से ये सब चीज़ होती है। तो इसमें होती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प, क्योंकि जो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये इन्हीं गैसों के कारण ही देखने को मिलता है। अब आगे बात करते हैं हम क्योटो प्रोटोकॉल की। तो दोस्तों जो हमारा क्योटो प्रोटोकॉल है ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर रोक लगाने के लिए किया गया था, और ये जो सम्मेलन हुआ था ये 1997 में हुआ था। अब आगे बात करते हैं
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन परत को बचाने के लिए किया गया था। तो आपके जो दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, पहला आपका है क्योटो प्रोटोकॉल, ये हुआ था 1997 में। इसमें ग्रीन हाउस जो गैस थी उसके उत्सर्जन पर नियंत्रण करने की बात कही गई थी। और दूसरा था आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसमें ओजोन परत को बचाने के लिए मांग की गई थी। चलिए अब आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण से मनुष्य में क्या क्या बीमारियां देखने को मिलती है। इंसान को दमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, आँखों में क्या है जलन होने लग जाती है, बच्चों में सांस की तकलीफ देखने को मिलती है, साथ में क्या फेफड़ों का कैंसर हो जाता है, आदि बीमारियां इससे उत्पन्न हो जाती है वायु प्रदूषण से। अब चलिए आगे देखते हैं हम जल प्रदूषण। जल में किसी प्रकार का अवांछनीय गैसीय द्रव्य या ठोस पदार्थ का मिलना ही जल प्रदूषण कहलाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की कमी, माफ कीजिएगा की मात्रा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाती है, जिसको कहते हैं हम BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। कार्बनिक पदार्थों के कारण जलाशयों में जीवाणु तथा कवकों की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इसे हम कहते हैं BOD, जिससे क्या होता है BOD जो है अत्यधिक बढ़ जाता है। जब क्या होता है दोस्तों, जो जलाशय होते हैं उसमें जो आपके जीवाणु होते हैं और जो कवक होते हैं इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब ऐसा दिख जाए कि जो भी हमारे जलाशय में जीवाणु और कवक जो होते हैं, हमारे फंगाई होते हैं, इनकी संख्या आपको बढ़नी दिख जाए कि संख्या बढ़ रही है, तो समझ जाना BOD भी अत्यधिक बढ़ रहा है। अधिक मात्रा में फ्यूओराइड्स युक्त जल से फ्यूओरोसिस नामक रोग होता है। इसके कारण क्या है, अस्थियों व दांत में तेजी से कैल्सीकरण हो जाता है। मरकरी के कारण मीना-माटा नामक रोग हुआ था। कैडमियम के कारण जो है इटाइटाइक नामक रोग होता है, जो आपकी मरकरी है, जो दोस्तों आपकी मरकरी है, इसके कारण होता है हमें मीना-माटा रोग। और जो आपका दोस्तों है कैडमियम, जो आपका कैडमियम है, इसकी वजह से होता है हमें इटाई रोग, इसकी वजह से होता है हमें इटाई रोग। चलिए अब आगे देखते हैं। आर्सेनिक के लगातार संपर्क में ब्लैक फुट बीमारी हो जाती है। जुगाली करने वाले पशुओं में क्या है, मीथेन गैस का विसर्जन होता है। जितने भी जो हमारे जानवर हैं जो जुगाली करते हैं, जो चबा चबा के खाते हैं, जिसमें भैंस हो गई, गाय, भैंस हो गई, मूलतः तो भैंस है, तो उनको क्या होता है, ऐसे पशुओं में मीथेन गैस का। मृदा पोल्यूशन, जिसको कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। मृदा में विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट द्वारा लाया गया अवांछित परिवर्तन क्या है, आपका मृदा पोल्यूशन कहलाता है। कृषि विधियों में नाशक जीवों को मारने के लिए कीटनाशी डाले जाते हैं, शाकनाशी डाले जाते हैं, साथ में खरपतनाशी भी डाले जाते हैं। जो इतने भी है इनमें क्या होता है, पीड़कनाशियों का प्रयोग किया जाता है। इनसे पौधों तथा मृदीय जीवों की हानि हो जाती है। तो दोस्तों किससे हो जाती है, जैसे आपके कीटनाशी होते हैं, शाकनाशी होते हैं, खरपतवारनाशी होते हैं, इन सब से होता है जो पेड़ होते हैं और जो पौधे होते हैं, साथ में जो जीव होते हैं, उनको अत्यधिक हानि देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं हम ध्वनि प्रदूषण की, जिसको नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, आवश्यकता से अधिक ध्वनि या शोर हो तो उस कंडीशन को कहते हैं हम ध्वनि पोल्यूशन। ध्वनि की तीव्रता जो है डेसिबल या बैल के माध्यम से नापी जाती है। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है और उस पर मनुष्य में अस्वस्थता व बेचैनी उत्पन्न हो जाती है। हरे पौधे उच्च ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रोपे गए हैं, जो हरी पट्टिकाओं के रूप में जाने जाते हैं। उच्च ध्वनि से मनुष्य में उच्च रक्तचाप, साथ में माइग्रेन, उच्च
कोलेस्ट्रॉल स्तर, पेट का अल्सर, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा आदि। अनिद्रा के साथ साथ क्या होता है, अधिक आक्रामकता आ जाती है व्यवहार में, और साथ में क्या है, मनुष्य का मनोवैज्ञानिक दोष भी पैदा होने लग जाता है, मानसिक रूप से भी कमज़ोर होने लग जाता है। आगे बात करते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण की। आयनीकारी विकिरण, जिसको कहते हैं आयोनिसिंग रेडिएशन, जैसे आपकी क्या क्या है, जैसे एक्स किरणों के कारण उत्परिवर्तन, ट्यूमर तथा कैंसर आदि रोग इस प्रकार से किया जाता है। जो हमारी एक्स किरणें होती है, इसी के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, ट्यूमर साथ के साथ क्या है, कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं हम स्टोनशियम 90 में क्या होता है, अस्थि कैंसर हो जाता है, तथा साथ में क्या होता है, जो उत्तक होता है वो भी नष्ट होने लग जाता है। और उसके बाद आता है आपका आयोडीन 131। इसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा जो हमारा बोन मैरो है उसके साथ क्या है, RBC जो है, और फिर हमारी लैसिका पर्व तथा प्लीहा को हानि पहुंचाती है। तो दोस्तों किसको पहुंचाती है, हमारी बोन मैरो को नंबर 1, नंबर 2 RBC को, नंबर 3 लसिका पर्व को, नंबर 4 प्लीहा, इन सबको हानि पहुंचाती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वर्ष 1945 में जापान के 2 शहर, जिसमें आपका हिरोशिमा और नागासाकी था, इसमें क्या है, रेडियोधर्मी विस्फोट के कारण यहाँ पर क्या है, भयानक जनहानि हुई थी। चलिए अब बात करते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ये गैसें पृथ्वी के चारों ओर आच्छादित होकर एक घना आवरण बना देती है, जिससे होकर पृथ्वी पर सौर विकिरण तो आ जाती है, परंतु ये गैसें इन्हें वापस अंतरिक्ष में नहीं जाने देती। इसके फलस्वरूप विश्व के तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो भी विकिरणें आती है उनको रोक लेती है ये सब, जिससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। चलिए अब बात करते हैं हम अम्लीय वर्षा की। अब बात करते हैं अम्लीय वर्षा की। अम्ल वर्षा का जो है कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड, साथ में नाइट्रस ऑक्साइड आदि गैसें। इन गैसों का मुख्य स्रोत जो है जीवाश्म ईंधन का जलाया जाना तथा औद्योगिक क्रियाएं माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के पश्चात सल्फर डाइऑक्साइड वायु को प्रदूषित करने वाली दूसरी महत्वपूर्ण गैस है। दो पहली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरी है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ में है कि नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें अब वर्षा जल में घुलकर पृथ्वी पर आती है, जो एसिड रेन होती है। एसिड रेन का प्रभाव फसलों पर पड़ता है, जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं पर भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम यहाँ पे ओजोन क्षरण की। जो ओजोन की परत नष्ट हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। ओजोन की परत सूर्य की किरणों से विकृत घातक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर जाने से रोकती है। जब विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित क्लोरीन गैस ऊपर उठती है तो उसे ओजोन से प्रतिक्रिया करके क्लोरीन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन का निर्माण होता है। क्लोरीन का एक अणु ओजोन के अनेक अणुओं का विनाश करने में सक्षम होता है। चूँकि ध्रुवों के निकट ओजोन मंडल की ऊंचाई कम होती है, अतः यहाँ ओजोन क्षरण की समस्या सर्वाधिक गंभीर होती है। चलिए अब बात करते हैं वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु भारत में 112 राष्ट्रीय उद्यान और 515 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। वन्य जीव जो सुरक्षा से संबंधित है के अधिनियम 1972 जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी राज्यों में स्वीकार किया जा चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का पहला
राष्ट्रीय पार्क है। अगर दोस्तों आपसे पूछ ली जाए कि जो भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट, उत्तराखंड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक जो है 94 वन्य जीव अभ्यारण्य तथा 9 राष्ट्रीय पार्क है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। दुधवा नेशनल पार्क जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर जो है गैंडा परियोजना चलाई गई है। भारत में 18 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, जिनमें से तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, नीलगिरी, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, पंचमढ़ी, नुकरेक, सिमलीपाल, अचान कराम, अमरकंटक, निकोबार द्वीप समूह, साथ में है आपका कंचनजंगा। ये सब जो है आपकी यूनेस्को में शामिल कर ली गई है। तो दोस्तों यूनेस्को में कौन कौन शामिल की गई है आपकी? नीलगिरी, सुंदरवन डेल्टा, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, नोकरेक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अमरकंटक आदि। चलिए अब आगे देखते हैं। सरिस्का जो है अलवर में, रणथंभौर जो है सराय माधो सिंह में। जो राजस्थान के क्या है दोस्तों, ये टाइगर प्रोजेक्ट है। कौन कौन से? एक तो सरिस्का है जो अलवर में, दूसरा रणथंभौर जो सराय माधो सिंह में है। ये राजस्थान के टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। किबुल लामजाओ लोतक झील मणिपुर के निकट, थानी हिरन जिसको दुर्लभ प्रजाति के नाम से जाना जाता है, इसको कहा जाता है थामिन हिरन। इसको कहा जाता है थामिन हिरन। चलिए अब आगे देखते हैं। वर्ष 2014 की बाघ जनगणना के अनुसार देश में बाघों की संख्या जो है 2226 हो चुकी है, जो कि वर्ष 2010 की जनगणना 1706 की तुलना में 30% से भी अधिक वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। बाघ परियोजना जो आई थी आपके 1973 में, इसके तहत क्या था दोस्तों, 16 जिलों में 50 बाघ रिजर्व अभयारण्य घोषित किए गए थे। 2016 में असम में औरंग एवं अरुणाचल प्रदेश में कोमलांग बांध, जो आपका कोमलांग है, ये बाघ रिजर्व किया गया है। तो दोस्तों कौन कौन सा आपके, एक तो असम का औरंग, अरुणाचल प्रदेश का कोमलांग जो है ये आपके लिए बाघ रिजर्व किया गया है, बाघ संरक्षण रिजर्व यहाँ पे किया गया है। अब बात करते हैं आगे हम संकटपन प्रजाति। उन प्रजाति को संकटपन प्रजाति कहते हैं जिनकी 70% से ज़्यादा विगत 10 वर्षों में ख़त्म हो चुके हो या हानि हो चुकी है, या उस प्रजाति की 3 पीढ़ियों की सदस्य संख्या की 70% का ह्रास हो चुका हो। इनमें से जिसका प्रतिशत सबसे अधिक होता है वही संकटपन प्रजाति होती है। संकटपन प्रजाति की श्रेणियाँ, पहली होती है आपकी शुभोदय। कोई प्रजाति विलोपन के लिए उस समय शुभोदय है। तो दोस्तों जो शुभोदय है ये एक ऐसी प्रजाति होती है जो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर बैठी है, जबकि विगत 10 वर्षों में या तो 3 पीढ़ियों ने उस प्रजाति के 50% सदस्यों का नाश हो गया है, या इनमें से जो भी अधिक हो। अब आगे बात करते हैं अति संकटपन प्रजाति। ये वे प्रजाति होती है जिनके 80% सदस्यों का विगत 10 वर्षों में काम तमाम हो चुका हो, या उनकी 3 पीढ़ियों का पूर्णतः सफाया हो गया हो। इनमें से जो भी आपको उचित समझे। IUCN रेड डाटा बुक दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण एवं प्रकृति और प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने 5 मुख्य संरक्षण वर्गों की स्थापना की है, जिसमें आपका है विलुप्त, संकटपन, सुभेद्य, दुर्लभ और अपर्याप्त ज्ञात स्पीसीज। चलिए अब आगे देखते हैं।
भारत की संकटग्रस्त प्रजातियाँ, सबसे पहले बात करते हैं सरीसृप, जिसमें आपके आता है घड़ियाल, कछुआ और अजगर। इसके बाद आता है आपका पक्षी, जिसमें आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है साइबेरियन क्रेन। तो दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे मांसाहारी स्तनधारी, जिसमें आपका भेड़िया, लोमड़ी, भालू, रेड पांडा आदि शामिल है। फिर आगे बात करते हैं बाघ की, इसमें आपका तेंदुआ, शेर, सुनहरी बिल्ली इत्यादि चीज़ें आती हैं। उसके बाद आता आपका वन मानुस, जिसमें गिब्बन, मकाऊ, नीलगिरी, लंगूर आता है। सबसे लास्ट में आता है आपके पौधे, फूलों की अनेक प्रजातियाँ होती है, जिसमें रोडोडेंड्रोन, बाउबोल्फिया, सरपेंटाइना, चंदन आदि आते हैं। तो दोस्तों कौन कौन से आते हैं? पहला आपका रोडोडेंड्रोन, दूसरा आपका बाउबोल्फिया और तीसरा आपका है सरपेंटाइना और सबसे लास्ट में है चंदन। चलिए अब आगे देखते हैं IUCN की रेड डेटा बुक में शामिल कुछ जंतु। तो सबसे पहला बात करते हैं आइवरी विल्ड वुड पेपर। यह उत्तरी अमेरिका की चिड़िया है तथा विलुप्त के कगार पर बैठी है। आमूर तेंदुआ, यह विश्व में बहुत कम पाए जाने वाली बिल्ली है। विश्व में रूस के सुदूर पूर्व में इसकी संख्या केवल 40 मात्र है। अब आगे बात करते हैं जावन गैंडा, विश्व में इनकी संख्या 60 से भी कम है। ये एशिया के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ग्रेट बैम्बू लैम्प्यूर, माफ़ कीजिएगा लैम्यूर, ग्रेट बैम्बू लैम्यूर जिसको कहते हैं बंदर, ये मेडागास्कर में पाए जाते हैं। अब आगे बात करते हैं नॉर्दर्न राइट हल, ये शिकार के कारण विलुप्ति के कगार पर है। इनकी संख्या 350 जो अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। तो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? अटलांटिक महासागर में पाए जाते हैं। इनकी संख्या 350 है। पश्चिमी निम्नभूमि गोरिल्ला बीमारी और अवैध शिकार के कारण इनकी संख्या घट रही है। लेदर वेक सी टर्टल, जिसको कहते हैं कछुआ, इनकी संख्या का घटना एक खतरे की घंटी का संकेत माना जाता है। साइबेरियन बाघ, जिसको कहते हैं, जो रहते हैं आमूर में, यह विश्व में बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जानवर है। इसका वजन जो है लगभग 300 किलोग्राम होता है। ककापो तोता, यह तोता उड़ नहीं पाता। पर्वतीय गोरिल्ला, इनके आवास के घटने से विश्व में इनकी संख्या मात्र 700 रह गई है। हवाई मोकसील, वैज्ञानिक अभी तक इनकी संख्या के घटने के कारण नहीं पहचान पाए हैं। भारत में जीव जंतु के संरक्षण की परियोजनाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइगर प्रोजेक्ट की, जो आपका 1973 में शुरू हुआ था और ये संबंधित है बाघ संरक्षण से। दूसरा आपका है प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो 1992 में आया था। इसमें हाथी व उसके आवास का संरक्षण की बात की गई है। फिर नंबर 3 पर आता है शेप, ये आया था 2011 में। इसमें क्या था? सिद्ध संरक्षण की बात की गई थी। उसके बाद आता है हंगुल परियोजना, जो 1770 में चली थी। इसमें क्या था दोस्तों? कश्मीरी स्टेक, जिसको हिंगुल कहते हैं, उसके संरक्षण के लिए बात की गई थी। मगरमच्छ प्रजनन एवं संरक्षण परियोजना, जो 1975 में चलाई गई थी। मगरमच्छ प्रजनन प्रबंधन व संरक्षण के लिए इंडियन राइनो विजन, जो 2000 के लिए, और ये जो है 2005 में आया था। इसमें क्या है? एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण की बात की गई है। लाल पांडा परियोजना, जो 1996 में आई थी। पूरी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु कस्तूरी मृग परियोजना, जो 1917 में आई थी। कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु हिम तेंदुआ परियोजना, जो 2009 में आई थी। हिमालयी राज्यों में तेंदुआ संरक्षण हेतु
चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसको कहते हैं NTCA की अनुशंसा पर राज्य किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित करते हैं। बाघ की कुल जो प्रजाति है ये मात्र 9 बची है। बंगाल टाइगर, कैस्पियन सागर जो विलुप्त हो चुका है, का क्या होता है दोस्तों में, जावा टाइगर ये भी विलुप्त हो चुका है। बाली टाइगर ये भी विलुप्त हो चुका है। सुमात्रा टाइगर, दक्षिण चीन टाइगर, मलाया टाइगर, साथ में इंडो चीन टाइगर, और फिर आता है आपका साइबेरियन टाइगर। ग्रेट इंडियन 2014 बस्टर्ड परियोजना, केवला देवघाना पक्षी परियोजना जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है। इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अब आगे बात करते हैं ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए उड़ीसा सरकार ने वर्ष 1975 में कटक जिले के भितरकनिका अभयारण्य में क्या है शुभारंभ किया था। चलिए आगे देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड फंड का प्रतीक जो है जॉइंट पांडा माना गया है। प्रमुख पर्यावरणीय या मानवाधिकार संगठन रेड क्रॉस संगठन, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी जो स्थापना है ये 1864 को हुई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका मुख्यालय लंदन में है और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसका मुख्यालय में है ग्लैंड में जो स्विट्जरलैंड में आता है और इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। ग्रीन पीस, इसकी स्थापना एम्स्टर्डम में हुई थी और 1971 में। ह्यूमन राइट्स वॉच, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी और इसका वर्ष था 1978। वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, तो दोस्तों इसकी जो ये स्थापना है ये हुई थी कैम्ब्रिज में और इसका जो ये है इसका जो वर्ष है ये आपको देखने को मिलेगा 1983 और जो मुख्यालय है ये मुख्यालय आपका है कैम्ब्रिज। चलिए अब देखते हैं राज्य और उसके उद्यान एवं अभयारण्य। तो सबसे पहले बात करते हैं हम माफ़ कीजिएगा आंध्र प्रदेश की। सबसे पहले बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। इसमें कौन कौन से हैं तो दोस्तों इसमें है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मरु गार्बन राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरीना वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं हम असम की। असम में आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। दूसरा आपका है मानस राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा आपका है औरंग राष्ट्रीय उद्यान, चौथा आपका है नामोरी राष्ट्रीय उद्यान और सबसे अंत में आता है डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ पे जो आता है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान आता है, दूसरा आता है मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। इसमें क्या है सैंडल पिक राष्ट्रीय उद्यान है, झांसी रानी राष्ट्रीय उद्यान है, नॉर्थ वटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान है, साथ में क्या पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी है। चलिए अब आगे देखते हैं महाराष्ट्र की बात करते हैं। तो महाराष्ट्र में क्या है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गुमामल राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव राष्ट्रीय उद्यान, साथ में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। चलिए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, साथ में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब आगे देखते हैं हम झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। बेतवा राष्ट्रीय उद्यान, पलामू राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करते हैं कर्नाटक की। अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, साथ में आपका आता है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे बात करते हैं हम केरल की। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। अब बात करेंगे हम यहाँ से मध्य प्रदेश की। यहाँ से बात करेंगे हम मध्य प्रदेश की। यहाँ पे जो आपका मिलेगा
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। दूसरा आपको फोसिल राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं मणिपुर की। यहाँ पे क्या है, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है, और दूसरा क्या है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भी इसके अंतर्गत आता है। चलिए अब बात करते हैं मिजोरम की। यहाँ पे आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। दूसरा आपका है फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं मेघालय की। यहाँ पे आपको नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, साथ में बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं नागालैंड। इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अब बात करते हैं यहाँ से उड़ीसा की। उड़ीसा में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। दूसरा आपको भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ पे आपको केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, साथ में दर्रा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, गल्फ ऑफ मन्नार राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा, साथ में मधुमलई राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलेगा, और फिर मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और नवाबगंज राष्ट्रीय उद्यान, साथ में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड में। तो यहाँ पे आपको जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मालन पशु विहार, और साथ में गोविंद पशु विहार भी देखने को मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम छत्तीसगढ़ की। यहाँ पे आपको वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की देखने को मिलता है, साथ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और कांगेर राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं गुजरात की। तो दोस्तों गुजरात में क्या, गिर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, मैरिन राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, साथ में वेसंता राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं हम गोवा की। तो यहाँ पे मोतमल राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है, और हिमाचल प्रदेश में पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, साथ में ग्रेट हिमाचल राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिलता है, और हरियाणा में आपको कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है। पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित कानून। तो सबसे पहला आपका आया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो आया था 1972 में। दूसरा आया था आपका जल प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम, यह आया था आपके 1974 में। फिर आया था वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। फिर आपका वायु प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में। फिर आपका आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। फिर इसके बाद आई थी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। इसके तहत भारत में 33% वन क्षेत्र प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। फिर इसके बाद आया ध्वनि प्रदूषण नियमन व नियंत्रण अधिनियम जो आया था 2000 में। फिर इसके बाद आया पर्यावरण के अधिकारों की सुरक्षा तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण जिसको कहते हैं NGT की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं वन संरक्षण आंदोलन। तो सबसे पहले बात करते हैं चिपको आंदोलन की जो चला था 1973 में। और ये किस लिए चला था, क्योंकि वनों व वृक्षों के संरक्षण हेतु सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में हुआ था। अब बात करते हैं आगे हम नंबर 2 बात करते हैं पीको आंदोलन। ये हुआ था 1983 में। कर्नाटक का यह चिपको आंदोलन था एक तरीके से। नंबर 3 हम बात करते हैं साइलेंट वैली आंदोलन। ये चला था आपके 1973 में। पलक्कड़ केरल के सदाबहार उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण हेतु। नंबर 4 नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये चला था 1985 में। नर्मदा पर बहुउद्देशीय बांध परियोजना जिसमें सरदार सरोवर जो गुजरात की लिए थी का विरोध किया गया। मेघा पाटकर, बाबा आमटे और साथ में अरुंधति रॉय इसके मुख्य आंदोलनकारी थे। अब नंबर 5 बात करते हैं हम नवधान्य आंदोलन जो आपका शुरू हुआ था 1987 में। वंदना
शिवा द्वारा जैविक खेती व जैव विविधता संरक्षण हेतु चलाया गया था। नंबर 6 हम बात करते हैं बलिया पाल आंदोलन। बलिया पाल आंदोलन ये उड़ीसा की भूमि पर मिसाइल परीक्षण रोकने हेतु कराया गया था। अब आगे बात करते हैं हम पक्षी अभयारण्य जिसको कहते हैं वर्ल्ड सेंचुरीज। सबसे पहले बात करते हैं घाना पक्षी विहार जो आपके राजस्थान में, राजस्थान के भरतपुर में है। उसके बाद देखेंगे नंबर 2 हम देखेंगे रंगन टिट्टू पक्षी विहार जो आपके कर्नाटक में है। उसके बाद देखेंगे बेदा थंगल पक्षी विहार जो आपके तमिलनाडु में है। नीलापट्टू पक्षी विहार जो नेल्लोर में है और ये आपके आंध्र प्रदेश में आता है। सुल्तानपुर पक्षी विहार जो गुरुग्राम हरियाणा में आता है। सलीम अली पक्षी विहार जो आपके चोराओ मांडवी नदी के पास गोवा में है। कौंडिन्य पक्षी विहार जो चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील पक्षी विहार जो पुरी के पास उड़ीसा में है। कुमारा कोम पक्षी विहार या बेमनाद पक्षी विहार जो है कोट्टायम केरल में स्थित है। चलिए अब देखते हैं आगे जल प्रदूषण उनके प्रमुख स्रोत व प्रभाव। दोस्तों वैसे ये देख लेते हैं, इनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमने देख रखे हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम ISFR 2011 से संबंधित प्रमुख योजना। दोस्तों ये जो तथ्य है ये दिए गए हैं। ISFR ये एक ऐसी संस्था है जो हमें बताती है कि कितने प्रतिशत वन होना चाहिए, भारत में कितना वन है, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें जो बताती है ये वही संस्था है। सबसे पहले देखते हैं देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्र कितना है। तो दोस्तों ये आपका लगभग 24.5% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो वन से घिरा क्षेत्र है ये आपका है 21.71%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का वृक्षावरण क्षेत्र जो है आपका ये है 2.9%। वन आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि जो है ये 0.21% हुई है जो 1540 वर्ग किलोमीटर है। वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि जो है ये आपके 0.75% हुई है। वन आवरण और वृक्षावरण क्षेत्र में कुल कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों ये हुई है 0.28%। ISFR रिपोर्ट 2011-21 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य जो है वो इस प्रकार है। सबसे पहला आपका है मध्य प्रदेश, नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 छत्तीसगढ़, नंबर 4 उड़ीसा और नंबर 5 पे आपका आता है महाराष्ट्र। पहली बार टाइगर रिजर्व, टाइगर कॉरिडोर और गिर के जंगल जिसमें एशियाई शेर रहते थे के वन आवरण का आंकलन किया गया था। कब? 2021 में। वनों की स्थिति पर राज्यवार अध्ययन। तो दोस्तों प्रतिशत के संदर्भ में सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्य है तो सबसे ज़्यादा है मिजोरम में जो है 84.53%। दूसरे नंबर पर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे है 79.33%। फिर इसके बाद आता है आपका मेघालय, यहाँ पे है 76%। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य है तो इसमें आता आपका सबसे पहले मध्य प्रदेश, यहाँ पे 77,493 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 66,421 वर्ग किलोमीटर। तीसरे नंबर पर आपका आता है यहाँ पे पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे आपका अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे आपका आता है छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका जो है 55,717 वर्ग किलोमीटर आता है। चलिए अब देखते हैं, हम आगे देखते हैं पारिस्थितिकी। दोस्तों ये हमने पढ़ लिया था तो इसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पर्यावरण भी हमने पढ़ लिया था। जैविक समुदाय ये भी हमने देख लिए थे। हाँ दोस्तों हमने बायोम नहीं देखा था तो इसको करते क्लियर। सभी पौधे तथा जंतु पर्यावरण में संयुक्त क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा परस्पर संबंधित होते हैं। एक क्षेत्र में अनेक समुदाय का यही जाल बायोम कहलाता है। बायोम एक जैविक कटिबंध होता है। तो दोस्तों क्या होता है, जितने भी पौधे और जंतु होते हैं
पर्यावरण में इनके द्वारा जो संयुक्त क्रिया और प्रतिक्रिया होती है उससे ये परस्पर संबंधित होते हैं। जब एक क्षेत्र में अनेक समुदाय का जाल बिखरा हुआ दिखे तो उसको कहते हैं बायोम, और जो बायोम है ये एक जैविक कटिबंध होता है। अब देखते हैं जैव मंडल, जो दोस्तों हमने ऊपर क्लियर कर लिया था, तो इसकी भी हमें आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखते हैं निकेत, जिसको कहते हैं निषेध। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं निषेध। एक प्रजाति को जीने के लिए जिन जैविक, भौतिक या रासायनिक कारकों की ज़रूरत होती है उन सबको सम्मिलित रूप से निषेध कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो हमारा निकेत है एक ऐसा स्थान है जहाँ किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए आवश्यक पर्यावरणीय दशाएं सुलभ होती है। सामान्यतः दो भिन्न प्रजातियों का निषेध एक समान नहीं हो सकता। प्रवाल भित्ति, जिसको कहते हैं कोरल लीफ। प्रवात एक प्रकार का जंतु होता है जो जुजेंथले नामक एक कोशिकाएं शैवाल के साथ सहजीविता में रहता है। ये प्रायः गर्म और स्वच्छ समुद्री जल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों कैसा जल होना चाहिए? जल जो गर्म और स्वच्छ समुद्री जल होना चाहिए। प्रवाल की जैव विविधता और पारिस्थितिकी उत्पादकता अत्यधिक होने के कारण इसे समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो दोस्तों समुद्र का वर्षावन किसको कहते हैं? ये कहते हैं प्रवाल भित्ति को। क्या कहते हैं हम इसको? समुद्र का वर्षावन। तो इसको कहते हैं समुद्र का वर्षावन। ये कहाँ पाया जाता है? जहाँ पे पानी क्या हो, गर्म हो, और साथ में क्या है वो एकदम स्वच्छ होना चाहिए, और जो पानी है वो समुद्र का ही होना चाहिए। भारत में प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ देखने को मिलती है? अंडमान एवं निकोबार में, लक्षद्वीप में, मन्नार की खाड़ी में और कच्छ की खाड़ी में। और विश्व में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जो देखने को मिली है तो दोस्तों ये देखने को मिलती है आपको ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पे यहाँ पे आपको ये जो है ये आपको देखने को मिलेगी, जिसको कहते हैं हम कोरल रीफ्स। इसको कहते हैं हम कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्ति। और ये आपका है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पे देखने को मिलती है। अब आगे बात करते हैं प्रवाल विरंजन, जिसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, यानी कोरल जब ख़त्म होने लग जाए, जब प्रवाल विरंजन हो जाए, टूटने लग जाए। चलिए देखते हैं कैसे टूटती है। प्रवाल पर निर्भर रहने वाले रंगीन यूथेंतले शैवाल जब पर्यावरणीय घटकों के नकारात्मक प्रभाव के कारण इनके ऊपर से हट जाते हैं तो प्रवाल अपने वास्तविक सफ़ेद रंग में आ जाते हैं। इसे ही प्रवाल विरंजन कहते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि से सागरीय जल में तापमान में वृद्धि प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण होता है। प्रवाल विरंजन के अन्य कारकों में होता है क्या? हमने कोरल का खनन किया, नंबर 1 का। नंबर 2 मछली पकड़ने की अवैज्ञानिक विधि द्वारा। नंबर 3 अपसादों में वृद्धि। नंबर 4 अल्निनो, इससे क्या है? इससे भी जो हमारा समुद्र का जल है वो गर्म हो जाता है। भारी वर्षा एवं बाढ़, इससे क्या है? जल प्रदूषित हो जाएगा। साथ में विवर्तनीय उत्थान, साथ में क्या है? भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गए, इस तरीके से भी ये ख़त्म हो जाती है। चलिए अब देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वैसे तो देख लिया है, लेकिन इसकी थोड़ी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि क्या होता है। इसमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती। जो आपका नेशनल पार्क होता है, यहाँ पे मानवीय, यहाँ पे क्या है? 1 मिनट की, मानवीय गतिविधि, आपको यहाँ पे मानवीय गतिविधि नहीं देखने को मिलेगी। अगर सोचो आप यहाँ पे घर बना कर रह लो, अधिवास कर लो, तो आपको अधिवास की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादों को इकट्ठा करने की यहाँ पर आपको सुविधा नहीं होती है। आप यहाँ पर किसी प्रकार से नहीं जा सकते हो। राष्ट्रीय उद्यानों का गठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए किया गया, अर्थात
इस विशेष शरण स्थली के क्षेत्र में रहने वाले सभी जीवों का संरक्षण समान रूप से किया जाना चाहिए। अब आगे बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने, साथ में क्या पर्यटन की अनुमति होती है, परंतु कुछ अपवादों को छोड़कर मनुष्य का बसना प्रतिबंध होता है। यहाँ पे मनुष्य नहीं बस सकते। मनुष्य यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं, तो आप क्या यहाँ पे पर्यटकों को ला सकते हो आप, ठीक है। नंबर 2 क्या है, आप लकड़ी इकट्ठा कर सकते हो। साथ में क्या है, आप और क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने जानवर जो हवा के जानवर है उनको चरा सकते हो, जानवर को चरा सकते हो। यहाँ पे आप क्या क्या कर सकते हो, पर्यटक कर सकते हो, लकड़ी काट सकते हो और जानवरों को चरा सकते हो। यहाँ पे रहने की अनुमति नहीं होती। हाँ, वो अलग बात है, कभी कभी किसी अपवाद के अनुरूप आपको अनुमति मिल जाए, वरना यहाँ पे अनुमति नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। वन्य जीव अभयारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। चलिए अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण। जैव विविधता के संरक्षण की 2 विधि होती है। पहली होती है स्व स्थानीय यानी इन सीटू, दूसरा होता है वाह स्थानीय यानी एक्स सीटू। इन सीटू में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जौन सा जानवर जहाँ रहता है या जौन सी वनस्पति जहाँ रहती है वहाँ पे उसको संरक्षित कर लिया जाता है। और जो एक्स-सीटू होता है इसमें क्या करते हैं, इसको वहाँ से ले जाके कहीं और ले जाते हैं और उसको जैसा प्राकृतिक वातावरण चाहिए ऐसा वातावरण उसको देने की कोशिश करते हैं आर्टिफिशियल तरीके से। चलिए देखते हैं इन सीटू और एक्स-सीटू क्या होता है। इन सीटू राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन और झीलें, ये सब जो है आपको स्वशासी यानी इन सीटों के एग्जाम्पल देखने को मिलेगी, जिसमें आपका आता है राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित वन, संरक्षित वन, पवित्र उपवन और साथ में झीलें। अब देखते हैं आगे हम वहाँ स्थानीय जिसको एक्स सीटू कहते हैं। इसमें आपका चिड़ियाघर, जो आपका चिड़ियाघर होता है ये आर्टिफिशियल होता है, इसको बनाते हैं लोग। वनस्पति उद्यान, इसको भी बनाया जाता है। जीन बैंक, ये भी बनाते हैं। बीज बैंक, जीन सफारी पार्क, उत्तकीय संवर्धन केंद्र, साथ में क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सब कहते होते हैं दोस्तों, इसको बनाया जाता है। इसको लोगों द्वारा खुद ही क्रिएट किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं जैव विविधता और स्थानिक जातों की उपलब्धता से परिपूर्ण कुछ ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय दृष्टि से काफ़ी उत्पादक होते हैं, उसे हम कहते हैं जैव विविधता हॉट स्पॉट। विश्व में इनकी संख्या 36 है। सर्वप्रथम 1988 में नॉर्मन मायर्स ने इस शब्द की संकल्पना दी थी। तो दोस्तों जो आपके जैव विविधता के हॉट स्पॉट होते हैं ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा मतलब कि इतनी ज़्यादा होती है कि 1 किलोमीटर एरिया में आपको 1-1 लाख जैव विविधता देख सकते हैं। 1-1 लाख आपको प्रजातियाँ देखने को मिल सकती है। पर्यावरण से संबंधित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन, तो सबसे पहला बात करेंगे यहाँ पे हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP कहते हैं, और इसका मुख्यालय जो है नैरोबी केन्या में है। ये 1972 में बना था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस जो 1972 में हुई थी, स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप गठित किया गया था जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय पैनल, जिसको IPCC का गठन किया गया था। UNEP व विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने मिलकर किया था। अब बात करते हैं हम नंबर 2, प्राकृतिक संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसको IUCN कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है
ग्लैंड में जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। संकटग्रस्त जीवों जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसको WWF कहते हैं, इसका मुख्यालय भी स्विट्जरलैंड में है और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। पर्यावरण शोध, संरक्षण, पुनर्गठन, इसका जो स्लोगन है यह है फॉर ए लिविंग प्लेनेट। सबसे बड़ा वैश्विक स्वतंत्र संरक्षण संगठन है। इसका प्रतीक चिन्ह जॉइंट पांडा है। ये भी दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है। नंबर 4 की बात करेंगे हम। वन्य जीव वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, जिसको कहते हैं साइट्स, इसका जो मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी ये जो लागू हुआ है, ये लागू हुआ था 1975 से। वन्य जीवों के अवैध व्यापार को रोकना, इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। भारत साइट्स में 1976 में शामिल हुआ था। नंबर 5 हम बात करेंगे प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन, जिसको बोन या जर्मनी संधि कहते हैं। ये बना था 1979 में और लागू हुआ था 83 में। इसे बोन सम्मेलन भी कहते हैं। वैश्विक स्तर पर प्रवासी वन्य जीवों और उनके आवासों को संरक्षित करने हेतु। नंबर 6, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, जिसको कहते हैं IPCC, इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। मानवीय गतिविधियों से जलवायु परिवर्तन के खतरों का मूल्यांकन करना, और ये किया गया था UNEP और WMO द्वारा मिलकर। तो दोस्तों ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात करते हैं नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय काष्ठ संगठन, जिसको ITTO कहते हैं। इसकी स्थापना 1986 को हुई थी। इसका कार्य था उष्णकटिबंधीय वनों के संरक्षण, प्रबंधन, उपयोग व व्यापार को बढ़ावा देना। नंबर 8 बात करते हैं हम वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जिसको WCMC कहते हैं। ये 2000 में आया था और इसका जो उद्देश्य था जैव विविधता सूचनाओं को एकत्र और आंकलन करना। नंबर 9 था आपका वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट, जिसको WWI कहते हैं। यह आया था 1974 में और उसका उद्देश्य था वैश्विक पर्यावरणीय चिंताओं पर स्वतंत्र शोध करना। नंबर 10 था आपका वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका ये आया था आपके 1982 में। इसका कार्य था धान्य विकास को पर्यावरण से जोड़ना। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं। नंबर 11, ग्रीनपीस एम्स्टर्डम न्यूजीलैंड, ये समझौता हुआ था 1971 में। इसका कार्य था एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था पर्यावरण संरक्षण व विकास को प्रोत्साहित करे। इसके बाद आया आपका वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। ये दोस्तों आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आया था 1922 में। इसमें क्या पक्षियों और उनके आवास के संरक्षण की बात की गई थी। नंबर 13 आपका आया वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य था पर्यावरण संरक्षण हेतु वैश्विक अंतर सरकारी संगठन। अब देखते हैं सतत विकास का जो सम्मेलन हुआ था। तो सबसे पहले बात करेंगे पृथ्वी सम्मेलन की, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है। पृथ्वी सम्मेलन या पर्यावरण एवं सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसको UNCED या इसको कहते हैं रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जो आपके ब्राज़ील में हुआ था। ये हुआ था 1992 में। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और सतत विकास पर जियो घोषणा जो पक्ष में थी, इसमें एजेंडा जो था 21 के तहत क्या था, सतत विकास संबंधित कार्य की बात की गई थी। रियो +10 जोहान्सबर्ग सम्मेलन, ये हुआ था आपके दक्षिण अमेरिका में। जो
पृथ्वी सम्मेलन के 10 साल बाद हुआ था, इसलिए इसको माफ़ कीजिएगा Rio+10 कहते हैं। इसे सतत विकास पर विश्व सम्मेलन भी कहते हैं। सातवीं विकास लक्ष्य है जिसको कहते हैं MDG को लागू किया गया, मिलियन डेवलपमेंट गोल को लागू किया गया था। उसके बाद आया Rio+20 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, ये द्वारा आपके ब्राज़ील में हुआ था और ये हुआ था आपके 20 साल बाद यानी 2012 में। MDG के स्थान पर सतत विकास लक्ष्य लाया गया अगले 15 वर्ष, जिसमें लक्ष्य थे 17 और परियोजना थे 169 2030 तक के लिए घोषित किया गया था। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है। चलिए अब देखते हैं जलवायु परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रमुख सम्मेलन। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे 1 मिनट। सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे, अब ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNFCCC। इसको COP1 कहते हैं। ये जर्मनी बर्लिन में हुआ था। और जो COP23 है ये बोन जर्मनी में। दोनों जो COP1 था ये भी जर्मनी में हुआ और जो COP23 था ये भी जर्मनी में हुआ था। तो दोस्तों जो COP1 है ये हुआ था 1995 में और जो COP23 है ये हुआ था 2017 में। इसका जो उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य था वैश्विक तापमान में कमी लाने हेतु हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को कम करना। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था क्योटो जापान में, ये 1997 में संधि हुई थी और जो लागू हुई थी 2005 में इसको लागू किया गया। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने हेतु कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को लागू किया गया था। अब आगे देखते हैं हम पेरिस समझौता, जिसको कहते हैं COP21। ये 2015 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस सदी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना, साथ में क्या आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित करना। अब देखते हैं आगे मराकेश कोप, जिसको कहते हैं COP22, जो मराकेश मोरक्को में हुआ था। ये हुआ था 2016 में। और इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि जो पेरिस समझौता था उसके क्रियान्वित करने के लिए, तो इसलिए जो पेरिस समझौता है ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दोस्तों ग्रीन क्लाइमेट फंड ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं ये वाला रेड, जिसको कहते हैं रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, जिसको कहते हैं रेड प्लस, जिसको बाली एक्शन प्लान भी कहते हैं। ये 2007 में आया था। 2005 से प्रारंभ 2007 से इसको अपनाया गया। वन प्रबंधन को बढ़ावा देना, साथ में हरित गृह गैसों के उत्सर्जन को भी सीमित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखते हैं आगे हम COP26, जो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। और जो स्कॉटलैंड जो है ये यूके यूनाइटेड किंगडम का एक हिस्सा है, जो हुआ था 2020 में। भारत की ओर से 5 प्रतिबद्धताएं व्यक्त की गई थी। तो दोस्तों ये कौन कौन सी थी देखते हैं, जो 2030 तक रहेगी। नंबर एक गैर जीवाश्म इंजन ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाना। नंबर 2 भारत की 50% ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति अक्षय ऊर्जा से करना। नंबर 3 भारत की अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में 45% से अधिक की कमी करना। नंबर 4 शुद्ध अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कटौती करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा था। चलिए अब देखते हैं
हम 1 मिनट। जैव विविधता पर सम्मेलन, जैव विविधता पर सम्मेलन जिसको कहते हैं CBD, ये जो लागू हुआ था 1993 से लागू हुआ था। इसमें जैव विविधता संरक्षण की बात कही गई थी, इसीलिए ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैव विविधता सम्मेलन जिसको कहते हैं COP15 जो 2022 में हुआ था। 2030 तक वैश्विक स्तर पर 30% निम्नीकृत हुए पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्जीवित करना, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, ये आपको हुआ था 2003 में। इसमें जीवित संशोधित जीवों को सुरक्षित हस्तांतरण, हैंडलिंग और उपयोग से संबंधित बात की गई थी। नागोया सम्मेलन जो नागोया जिसको कहते हैं आइची, ये हुआ था आपका जापान में, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था 2010 में। आयुष लक्ष्य जो है 20 महत्वाकांक्षी लक्ष्य थे जो 2011 से 2020 तक जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं जिनेवा प्रोटोकॉल जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये 1925 से में इसकी संधि की गई थी और 1928 में इसको लागू किया कर दिया गया था। इसका उद्देश्य था रासायनिक व जैविक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना। इसके बाद आता है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में आया था। इसका उद्देश्य था ओजोन परत का संरक्षण करना, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं वियना सम्मेलन, ये 1988 से लागू होता है। इसमें ओजोन परत संरक्षण हेतु बहुपक्षीय पर्यावरण समझौते किए गए थे। इसके बाद आपका आता है वेटलैंड इंटरनेशनल, नीदरलैंड में जो है, माफ़ कीजिएगा नीदरलैंड में हुआ था। ये हुआ था 1996 में। इसमें आर्द्र भूमियों का संरक्षण एवं पुनर्स्थापना की बात की गई थी, ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं, चलिए इस नोट को देखते हैं। पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का स्थान जो है चौथा स्थान है, क्योंकि पहले नंबर पे आपका आता है चाइना, दूसरे नंबर पे आपका आता है USA, और जो तीसरा नंबर है इस पर आता है आपका जर्मनी, और जो चौथा नंबर है इस पर आपका आता है भारत। भारत आता है आपका, इंडिया चौथे नंबर पे 4th पोजीशन में है। चलिए अब देखते हैं जल विद्युत। जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः 2 भागों में वर्गीकृत की जाती है। पहली होती है आपकी छोटी यानी लघु जल विद्युत परियोजना, दूसरी होती है बृहत यानी जो बड़ी बड़ी जल परियोजनाएं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम छोटी जो जल विद्युत परियोजनाएं होती है। इसमें क्या है 25 मेगावाट तक की परियोजनाएं होती है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा इसको लाया जाता है। इसमें क्या होता है सूक्ष्म जल विद्युत जो होता है ये 100 किलोवाट तक होता है। मिनी जल विद्युत जो है 101 से 2000 किलोवाट तक होता है, और जो स्मॉल जल विद्युत होता है ये 2001 से लेके 25,000 किलोवाट तक होता है। अब दूसरी बात करते हैं बृहत जल विद्युत परियोजना। ये 25 मेगावाट से ऊपर की परियोजनाएं होती है और ये लाई जाती है विद्युत मंत्रालय यानी भारत सरकार के अधीन होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की 2 विधियाँ प्रचलित हैं। जो आपकी सौर ऊर्जा होती है इससे क्या होता है विद्युत निर्माण की 2 विधियाँ प्रचलित है। पहली आपकी होती है फोटो वोल्टिक और दूसरी आपकी होती है कॉन्स्टेटिंग सोलर पावर। तो पहली होती है आपकी फोटो वोल्टिक, दूसरी होती है आपकी कॉन्स्टेटिंग सोलर पावर। तो सबसे पहले बात करेंगे फोटो वोल्टिक की। तो फोटो वोल्टिक सेल पर क्या होता है सूर्य द्वारा उत्सर्जित फोटोन्स के पड़ने से क्या होता है सीधे बिजली पैदा होती है। यह सेल सिलिकॉन की 2 परतों की बनी होती है। तो दोस्तों क्या होता है ये जो सेल होती है सिलिकॉन की 2 परतों पर बनी होती है, और उस पर जो सीधे जब सूरज की किरणें पड़ती है तो इससे क्या है बिजली बन जाती है।
इसमें क्या होता है, दिष्ट धारा जिसको कहते हैं डीसी उत्पन्न होती है, जिसको इन्वर्टर की सहायता से प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी में बदल दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरी हम, यह सूर्य तापीय तकनीकी भी कहलाती है। इसको हम सूरज तापीय तकनीकी भी कहते हैं। लेंस व मिरर के प्रयोग द्वारा प्रत्यावर्ती धारा जिसको कहते हैं एसी उत्पन्न की जाती है। लेंस और मिरर के द्वारा इसे उत्पन्न किया जाता है, इसीलिए इसको इसलिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉन्सन्ट्रेटिंग, क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्सन्ट्रेटिंग सोलर पावर इसको कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। भारत में भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र, तो लद्दाख का जो है ये है पोला घाटी, हिमाचल प्रदेश में आता है मणिकर्ण और ज्वालामुखी, उत्तराखंड में आपका आता है तपोवन, झारखंड में एक जगह जिसका नाम है सूरजकुंड जो हजारीबाग में पड़ता है, छत्तीसगढ़ में तातापानी जो बलरामपुर में है, और उड़ीसा में आता है तप्त पानी, मध्य प्रदेश में आपका अनहोनी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलू को अच्छी तरीके से देख लिया है। अगर आप इस वीडियो को देख के जाओगे तो आपके सभी क्वेश्चन इजीली इसी वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में एक प्यार सा कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।